Good morning to everyone. In this online class, we will discuss about the basic things of the module 10 और जो भी इस ऑनलाइन सेशन में हम डिस्कस करेंगे, हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो ऑनलाइन सेशन है उसको एक ऐसा कैंडिडेट एज्यूम कर रहा है, या हम ये मान के चलेंगे कि आपको सिविल एविएशन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैनी ऑफ यू गाइज विल ऑलरेडी बी फेमिलर विद द बेसिक थिंग्स ऑफ द सिविल एविएशन इंडस्ट्री एंड यू मे हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट द मॉड्यूल 10, बट हम एकदम बेसिक से चीज़ों को कवर करते जाएंगे एंड धीरे धीरे हम अपने को डिफ़िकल्टी लेवल पे लेके जाएंगे। तो ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। जो भी लोग इस इंडस्ट्री के लिए एक नए हैं, एकदम फ्रेशर है, टू सर्टिफाई द एयरक्राफ्ट, टू साइन द एयरक्राफ्ट, यू मस्ट हैव द इंजीनियरिंग लाइसेंस। और जो इंजीनियर को जो लाइसेंस मिलेगा, इन हाउ मैनी कैटेगरीज दैट इज कैटेगराइज, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमारे लाइसेंस है उनकी अलग अलग कैटेगरीज है, उनकी अलग अलग प्रिविलेज है, उनके सब कैटेगरीज है। एंड व्हाई वी हैव कैटेगराइज द एमी लाइसेंस, इन हाउ मैनी कैटेगरीज वी हैव कैटेगराइज, एंड व्हाट आर द सब कैटेगरी ऑफ द लाइसेंस, वो हम बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए हमको ये याद रखना है कि टू सर्टिफाई द एयरक्राफ्ट यू मस्ट हैव द एमी लाइसेंस। एमी मीन्स एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, and to be eligible to get the AME license we have to pass the certain number of the modules। जब भी हम इंजीनियर बनेंगे तो हमको कुछ मॉड्यूल्स पास करने पड़ेंगे। वो मॉड्यूल कितने हैं और कौन कौन से हैं, उनका टॉपिक क्या है, वो भी हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन जो हमारे वीडियोज रहेंगे हम उसमें डिस्कस करेंगे। बट द थिंग टू नोट डाउन इज दैट to become the engineer we have to pass the certain number of the module, and out of them module one of them is the module 10। मीन्स कंक्लूजन ये हुआ कि जो भी इंजीनियर एयरक्राफ्ट पे काम करेगा उसके पास एक लाइसेंस है, और उसको लाइसेंस तभी मिलेगा जब वो कुछ मॉड्यूल्स को पास करेगा। और जो मॉड्यूल वो पास करेगा उनमें से एक मॉड्यूल है and that is known as a module 10। And another thing which is very important is that in the term of the civil aviation, in the term of the CAR 66, and according to the syllabus of the DGCA, module 10 is known as aviation legislation। तो इन फ्यूचर अगर आज के बाद आपको कोई भी बोले कि एमी का जो मॉड्यूल 10 है उसका नेम क्या है, then you have to answer module 10 is known as aviation legislation। कुछ लोग उसको CAR भी बोलते हैं, और अकॉर्डिंग DGCA सिलेबस या CAR 66 की हम बात करेंगे, या जो न्यू सिस्टम है लाइसेंसिंग का उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो एग्जैक्ट जो नेम है दैट इज़ द एविएशन लेजिस्लेशन, बट लोग उसको CAR भी बोलते हैं। तो इसीलिए इन फ्यूचर अगर आपको कोई बोले कि मॉड्यूल 10 को हम अनदर वर्ड में क्या बोलते हैं, देन यू हैव टू आंसर दैट इज टर्म्ड एज ए CAR। एंड इफ एनी ऑफ द योर सीनियर एंड एनी कलीग्स एंड एनी पर्सनल फॉर द सिविल इंडस्ट्री विल आस्क अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ द CAR, देन वी हैव टू आंसर CAR स्टैंड्स फॉर द सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ तक जो भी हमने देखा मामला एकदम क्लियर होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, देयर शुड नॉट बी एनी क्यूरी, कोई भी कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। हमने सिर्फ यही बोला कि टू सर्टिफाई द एयरक्राफ्ट यू मस्ट हैव द एमी लाइसेंस, एंड एमी लाइसेंस आर कैटेगराइज इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज। और वो कैटेगरीज क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और किसी भी कैटेगरी का लाइसेंस अगर आपको लेना है then you have to pass the certain number of the modules। और वो मॉड्यूल कौन कौन से हैं उसके लिए भी हम एक अलग ऑनलाइन सेशंस या वीडियो बनाएंगे। और उनमें से एक जो मॉड्यूल है दैट इज़ द मॉड्यूल 10,
और मॉड्यूल 10 का जो नेम है दैट इज़ द एविएशन लेजिस्लेशन, ये मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है। एंड इन द अनदर टर्म मॉड्यूल 10 इज ऑल्सो नोन एज CAR एंड CAR स्टैंड्स फॉर द सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स। अब हम थर्ड चीज़ को देखते हैं, एंड दैट विल बी रिलेटेड टू द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस to be asked and the allotted times. Means whenever we will appear for the AME license examination, then how many questions will be asked by the governing authority and how much time will be allotted to the candidate, that is mentioned on these slides. So the first one is the for category A and टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस। थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे देता हूँ, उसके ऊपर मैं एक बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, वो मैं बाद में आपको बताऊँगा। उसके ऊपर एक मेरे को काफ़ी लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा, बट एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। एंड इफ़ यू गाइज विल फील एनी प्रॉब्लम देन आई कैन गिव यू टोटल डिस्क्रिप्शन इन द कॉमेंट बॉक्स ऑल्सो। अकॉर्डिंग टू द न्यू सिस्टम AME लाइसेंस आर कैटेगराइज इनटू द 5 कैटेगरीज। अगर हम आज की बात करेंगे, अगर आपका कोई भी कलीग है या कोई फ्रेंड है अगर किसी भी एयरलाइन पे काम कर रहा है, तो उसके पास जो लाइसेंस होगा दैट विल बी इंडोर्स आइदर ऑफ एनी ऑफ द 5 कैटेगरीज। 5 कैटेगरी में AME का लाइसेंस डिवाइड रहता है, दैट इज द कैटेगरी A, कैटेगरी B1, कैटेगरी B2, कैटेगरी B3 एंड कैटेगरी C। I am again repeating my word. According to the CAR 66, according to the new system, the license for the aircraft maintenance engineer is categorized into the 5 categories. मैं बहुत धीरे धीरे से बोल रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो जो 5 कैटेगरीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ जिसमें हमारा AME का लाइसेंस कैटेगराइज है, दैट इज़ द कैटेगरी A, कैटेगरी B1, कैटेगरी B2, कैटेगरी B3 और कैटेगरी C। उसके बाद जो कैटेगरी A लाइसेंस है और कैटेगरी B1 है दैट इज सब कैटेगराइज ऑल्सो। बट जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे लाइसेंस के बारे में, उनके प्रिविलेज के बारे में, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स के बारे में, तब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा AME क्या काम करेगा और हमने जो सब कैटेगराइज किया वो क्यों किया, उसका रीज़न क्या है। फिलहाल के लिए आपको यही चीज़ नोट डाउन करना है कि AME लाइसेंस आर कैटेगराइज मेनली इनटू द 5 कैटेगरीज, कैटेगरी A, कैटेगरी B1, कैटेगरी B2, कैटेगरी B3 एंड द कैटेगरी C। मैंने ऐसा आपको इसलिए बताया क्योंकि जो हम ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड एंड अलॉटेड टाइम पढ़ रहे हैं, इसका कुछ रिलेशन होगा उनसे, उसको मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा, इसीलिए मैंने ये चीज़ को आपके सामने डिस्कस किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर द कैटेगरी A। सो इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर द ऑनलाइन AME एग्जामिनेशन फॉर द कैटेगरी A, देन टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड विल बी द 32, और 32 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम मिलेगा that will be the 40 minutes. Please, I am repeating my word again. For the category A, total number of the question will be the 32 and timing will be the 40 minutes. और कभी कभी हमें याद हो जाता है 32 and 42, हम डेटा जो है उसको हम याद कर लेते हैं, बट हम जल्दबाजी में कभी कभी मॉड्यूलर में अगर अपेयर होते तो हम रॉन्ग कर देते हैं। कैसे? बिकॉज हमें मालूम है कि देयर विल बी द टोटल 32 क्वेश्चन एंड टाइमिंग विल बी द 40 मिनट्स। तो यहाँ पे मिनट लिखा हुआ है, कभी कभी 40 सेकेंड्स लिख देता है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो डेटा दे रखा है दैट इज़ गिवन इन द मिनट में है। ये चीज़ हम रॉन्ग नहीं करेंगे, बहुत आसान है, बट जब हम धीरे धीरे आगे अपने सिलेबस में आगे जाएंगे तो वहाँ पे हमें जो उनकी यूनिट्स हैं उन पे भी ध्यान रखना पड़ता है। बिकॉज कहीं पे मंथ रहता है, कहीं पे ईयर रहता है, कहीं पे आर रहता है, कहीं पे लैंडिंग आर रहता है, तो उन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि इफ़ एनी कैंडिडेट is appearing for the online examination of the category A, then total number of the question to be asked will be the 32
and the timing will be the 40 minutes. Next, for category B1 and the B2, means there is the same condition for the category B1 and the B2. Means suppose there are the two candidates. Number one, it is the Mahesh, and another one, suppose it is the Bipul. Mahesh was appearing for the category B1 lessons, and suppose Bipul was appearing for the category B2 lessons. Then Mahesh and Bipul both have to face the 40 question. दोनों का 40 आएगा. Although both have the different category of the ME lessons, one is appearing for the B1 and another one is appearing for the B2, but total number of the questions for the both the candidate will be the 40. और जो टाइम उनको मिलेगा that will be the 50 minutes. मैं बाद में आपको ये भी डिस्कस कराऊंगा कि किसी के लिए कम क्वेश्चन, किसी के लिए ज़्यादा क्वेश्चन क्यों आए, और अगर B1 और B2 दोनों के लिए अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है तो क्या उनका पेपर सेम होगा या अलग होगा. अगर अलग होगा तो उसका रीज़न क्या है, अगर सेम होगा तो उसका रीज़न क्या है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट फिलहाल अभी के लिए आपको याद रखना है, फॉर कैटेगरी ए देयर विल बी द 32 क्वेश्चंस, एंड फॉर कैटेगरी B1 एंड द B2 देयर विल बी द टोटल 40 क्वेश्चंस. और इन फ्यूचर अगर कभी आपको ऐसा निकालना पड़े, सपोज करो कोई मॉड्यूल में आप बैठ रहे हैं या आपसे कोई आपका कलीग पूछ ले कि कोई एक मॉड्यूल है उसमें 8 क्वेश्चन है, तो आपको कितना टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए. सो देयर इज ए कॉमन फॉर्मूला फ्रॉम द DGCA. दिस इज ए रूल फ्रॉम द DGCA. फॉर द एवरी क्वेश्चन यू विल बी अलॉटेड द 75 सेकेंड. आपको कहीं पे भी टाइम रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल सा कैलकुलेशन लेके चलना है. जितने भी क्वेश्चंस आएंगे किसी भी मॉड्यूल में, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द मॉड्यूल 10, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 2 फ्रॉम द मॉड्यूल नंबर 3 टू अप टू 17. कोई भी अगर हम मॉड्यूल की बात करेंगे उसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी, मानो किसी मॉड्यूल में 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में 12 आ रहे हैं, किसी में अगर 20 क्वेश्चन हैं, तो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप उसको 75 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ही टाइम आपको उस पेपर को सॉल्व करने में मिलेगा. मीन्स अगर किसी मॉड्यूल में फॉर एग्जांपल ओनली 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 4 को 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ही सेकंड मेरे को सॉल्व करने के लिए मिलेगा. और अगर हम उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डेटा मिनट में आ जाएगा. तो यहाँ पे जो उसने बोला है कि 40 क्वेश्चन आएंगे, तो अगर मैं 40 को 75 से मल्टीप्लाई करूँगा वो टाइमिंग हमारा सेकेंड में आ जाएगा. और अगर मैं उसको 60 से डिवाइड कर दूँ दैट विल बी द 50. इसीलिए उसने लिखा है कि 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 50 मिनट मिलेगा. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, इसको आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा. और अगर आपको दिक्कत हो, कोई क्यूरी हो, कुछ अंदाज़ा ना आया हो, तो आप मेरे को कमेंट्स में डाल के आप मेरे को उसका डिटेल पूछ सकते हैं और मैं उसको क्लैरिफाई करूँगा. मैं इन शॉर्ट यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी मॉड्यूल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस मालूम है कि कितने आएंगे और आपको ये मालूम नहीं कि कितना टाइम मिलेगा, तो आप जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ही टाइम आप उसको मिलेगा आपको उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए. ये बात को आप ध्यान रखिएगा. और ये चीज़ तो सब लोगों को मालूम है कि हमारा जो एमी का जो मॉड्यूलर पैटर्न है उसमें पास मार्किंग 75% है. यू हैव टू गेन एटलीस्ट 75% मार्क्स टू पास द पर्टिकुलर मॉड्यूल. अगर कोई कैंडिडेट है उसका 74% मार्क्स भी अगर आया तो भी वो फेल है. सो यू हैव टू स्कोर मिनिमम ऑफ द 75% मार्क्स. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे देखी कि कैटेगरी ए में कितना क्वेश्चन आएगा और कैटेगरी B1 में कितना आएगा और कैटेगरी B2 में कितना आएगा और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलेगा. और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ हमने देखी कि किसी भी मॉड्यूल में जो हमको टोटल टाइम मिल रहा है, वी हैव टू मल्टीप्लाई द टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन with the 75 and that numeric value will be equal
to the time given by the DGCA to solve the examination, but that value will indicate the time in the सेकेंड में आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हो सकता है ये कहीं पे लिखा ना हो, कहीं पे किसी CR में या किसी सर्कुलर में ऐसा न लिखा हो, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। चाहे कोई भी मॉड्यूल हो, आप 1 से ले लीजिए 17 तक, 1 और 2 इंडिया में एग्ज़ाम नहीं होता है। क्यों नहीं होता उसके बारे में मैं आपको कभी बाद में डिस्कस करके बताऊंगा, जब मैं मॉड्यूलर पैटर्न को समझाऊंगा कि 1 से लेके 17 तक जो मॉड्यूल है उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में 1 और 2 मॉड्यूल कंडक्ट क्यों नहीं होता है, तो हम उसको बाद में देखेंगे। बट चाहे कोई भी मॉड्यूल हो, मॉड्यूल 2 हो, मॉड्यूल 3, आइदर इट इज़ द मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6, आइदर इट इज़ द 7, आइदर इट इज़ द 8, आइदर इट इज़ द 9, कोई भी मॉड्यूल हो, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन आएंगे दैट विल बी ऑलवेज इन द मल्टीपल ऑफ द 4। हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 में ही क्वेश्चन आएंगे। मीन्स मानो महेश किसी मॉड्यूल में अपीयर हो रहा है, show the total number of the question that may be asked by the DGCA or the total number of the question that may be asked by the CEO will be always in the multiple of the 4. Means it may be the 4, it may be the 8, it may be the 12, it may be the 16, it may be the 20, it may be the 24। 4 का हमें पढ़ा पढ़ना है, मल्टीप्लाई 4 का हमें टेबल पढ़ना है, तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो हमेशा 4 के टेबल में ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई भी कैंडिडेट बोल रहा है कि मैं मॉड्यूल किसी भी मॉड्यूल में, मानो उसने बोला कि मैं मॉड्यूल 7 में अपीयर हुआ और आपने उसको बोला कि कितने क्वेश्चन थे, उसने बोला कि 10 थे, मीन्स वो झूठ बोल रहा है। मीन्स ये है कि वो मॉड्यूल 10 में अपीयर ही नहीं, मॉड्यूल जो भी उसने बोला 6 या 7 जो भी उसने बोला उसमें वो अपीयर ही नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी मॉड्यूल में 10 क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। हमेशा जो भी क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में आएंगे दैट विल बी ऑलवेज इन द मल्टीपल ऑफ द 4। ऐसा क्यों है उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज द पास मार्किंग फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द एमी मॉड्यूल इज द 75। एंड सपोज यू हैव आस्क्ड टू योर फ्रेंड और उसने बोला कि वो मॉड्यूल 4 में बैठा और बोला कि 10 क्वेश्चन आए थे। सो द पास मार्किंग इज द 75%, एंड इफ वी विल कैलकुलेट द 75% ऑफ द 10 दैट विल बी द 7.5। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द सिविल एविएशन एमी एग्जामिनेशन इज दैट all the question which will be asked in the modular pattern will be the objective। हमेशा ऑब्जेक्टिव ही होगा, वो कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होता है। पहले होता था, अभी जो भी सिस्टम हो रहा है उसमें सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 75% पास मार्किंग है, 10 क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसका 75% तो 7.5 होता है। तो 7.5 मार्क्स तो आ ही नहीं सकता ऑब्जेक्टिव में, या तो 7 आएगा या 8 आएगा। तो अगर कोई कैंडिडेट 7 लेके आ गया, फेल हो गया, तो उसको पास होने के लिए 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन अगर वो 8 सॉल्व कर रहा है उसका मार्क तो 80% हो गया है, मतलब उसको पास होने के लिए 80% लाना पड़ रहा है। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है, इफ द टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन द पर्टिकुलर मॉड्यूल will not be in the form of the table of the 4, then we cannot calculate the exact 75%। ये एक एग्जैक्ट डेटा नहीं आएगा, ये एक फ्रैक्शन में चले जाएगा, तो हमें 75% कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगा। तो आप इस चीज़ को कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिए। कभी भी अगर आप इंडस्ट्री में काम करेंगे, कोई भी अगर आपका कलीग, आपका फ्रेंड, आपका जूनियर, आपका दोस्त कोई भी आपको बोले कि मैंने ये मॉड्यूल दिया, मैं ये मॉड्यूल पास हो गया, तो आप उसको पूछ सकते हैं कि कितने क्वेश्चन थे। अगर वो 4 के मल्टीपल में नहीं बोल रहा है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो झूठ बोल रहा है, उसने वो मॉड्यूल दिया ही नहीं, और आपको समझ जाना है कि उसको मॉड्यूल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, उसको बेसिक चीज़ भी नहीं मालूम है। आपको ये समझ जाना है मॉड्यूलर पैटर्न के बारे में। कोई भी मॉड्यूल की हम बात करेंगे, किसी भी हम कैटेगरी की बात करें, आइदर इट इज़ द मॉड्यूल 3, आइदर इट इज़ द मॉड्यूल 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कोई भी मॉड्यूल और कोई भी कैटेगरी ए हो चाहे B1 हो, आइदर इज द B2, आइदर इज द कोई भी कैटेगरी अगर होगा तो ऑलवेज द टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन विल बी इन द मल्टीपल ऑफ द 4। यहां तक शायद सारे लोगों का डाउट एकदम क्लियर होगा। एंड किसी को भी अगर दिक्कत रहेगा देन डेफिनेटली यू मे कॉन्टैक्ट मी। मैं बार बार किसी को भी बोलता हूं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम्स रहती है तो आप अपने व्यूज को मेरे सामने बहुत फ्रैंकली रख सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा और हो सकता है कि आपने भी उस चीज़ को नोट डाउन किया हो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि AME लेसन्स आर कैटेगराइज्ड इनटू द 5 कैटेगरीज। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जब भी मैंने लेक्चर को स्टार्ट किया तभी मैंने बोला कि AME लेसन्स आर बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू द 5 कैटेगरीज, दैट इज द कैटेगरी A, कैटेगरी B1, कैटेगरी B2, कैटेगरी B3 और कैटेगरी C। फर्दर A एंड द B1 आर सब कैटेगराइज। A और B1 को हमने सब कैटेगराइज किया हुआ है, लेकिन हम उस चीज़ को बाद में देखेंगे सब कैटेगराइज हमने जो किया है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये था कि मैंने आपको बोला कि AME लेसन्स का जो कैटेगरीज है वो 5 कैटेगरीज है, A, B1, B2, B3 और C। और जो मैंने आपको यहाँ पे नंबर ऑफ द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड एंड अलॉटेड टाइम बताया, दैट इज एक्सप्लेन्ड ओनली फॉर द कैटेगरी A, फॉर द कैटेगरी B1 एंड कैटेगरी B2। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर आपने B3 और कैटेगरी C की बात क्यों नहीं करी। बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ सकता है कि भाई आपने कैटेगरी B3 और कैटेगरी C का बात क्यों नहीं किया, उन लोगों को कितना टाइम मिलेगा इस मॉड्यूल को सॉल्व करने के लिए। तो आपको नोट डाउन करना है और आपको याद रखना है, इन फ्यूचर भी हो सकता है आपको कोई ये चीज़ को पूछे, तो आपको इस चीज़ को ज़रूर याद रखना है क्या कि कैटेगरी B3 का जो एग्ज़ाम है करेंटली दैट इज़ नॉट बीइंग कंडक्टेड बाय द DGCA। कैटेगरी B3 का अगर आपको इंजीनियर बनना है उसके जो एग्ज़ाम्स है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स फ़िलहाल अभी DGCA कंडक्ट नहीं कर रहा है। लास्ट वाले सेशन में उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि वो लोग B3 का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, बट वेन एवर द कार 66 वॉज इश्यूड देयर वॉज द नो प्रोविजन फॉर द कैटेगरी B3 लाइसेंस होल्डर। कैटेगरी B3 था ही नहीं, ये बाद में नया लाइसेंस ऐड हुआ, और जब ऐड हुआ उसके बाद भी उसके एग्ज़ाम का कोई भी सिस्टम नहीं था, बिकॉज उन्होंने डिसाइड किया था कि अभी हम कैटेगरी B3 का एग्ज़ाम नहीं लेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कैटेगरी B3 के एग्ज़ामिनेशन का कोई भी सिस्टम यहाँ पे मैंने नहीं डाला है। दूसरा, ये भी हमारे माइंड पे आ सकता है कि वाई आई हैव नॉट मेंशन अबाउट द कैटेगरी C। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारा कैटेगरी C लाइसेंस होल्डर है दैट इज द बेस मेंटेनेंस लाइसेंस होल्डर, एंड टू हैव द लाइसेंस फॉर द कैटेगरी C यू कैनॉट डायरेक्टली अप्लाई। हम डायरेक्टली कैटेगरी C के इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। इफ महेश वांट टू बिकम द इंजीनियर फॉर द कैटेगरी C, then first he must have the license either for the category A, either for the category B1 और either for the category B2। जैसे हम A1 के डायरेक्ट इंजीनियर बन सकते हैं, and I can become directly the engineer for the B1 also, I can become the engineer directly for the B2 category also, but I cannot directly become the engineer for the category C because he is the base maintenance engineer, he have the more number of the privilege, he must be qualified personnel, he must be experienced personnel। So कैटेगरी C का AME बनने के लिए आपको एज एन AME एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब मैं एज एन AME या तो कैटेगरी A में काम करूंगा, जब मैं एज एन AME या तो कैटेगरी B1 में काम करूंगा, या जब मैं एज एन AME या तो कैटेगरी B2 में काम करूंगा, तभी जाके मेरे को कैटेगरी C का लाइसेंस मिलेगा। इसीलिए मैंने इस सिस्टम पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड अलॉटेड टाइम पे कैटेगरी C का
कोई भी डिस्कशन मैंने यहाँ पे नहीं किया, बिकॉज करेंटली DGCA इज नॉट कंडक्टिंग एनी ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द कैटेगरी B3 एंड कैटेगरी C, एंड दिस इज़ द बेसिक थिंग। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग थिंग है एंड दिस इज़ द वेरी इजी थिंग कि B3 का एग्ज़ाम तो हो जाएगा, आज नहीं तो कल उसका एग्ज़ाम ज़रूर होगा, बट कैटेगरी C का डायरेक्ट एग्ज़ाम कभी भी नहीं होगा। बिकॉज टू बिकम द इंजीनियर फॉर द कैटेगरी C, you must have the license either in the category A, you must have the license either in the category B1 and you must have the license either in the category B2। तो जब मैंने B1 या B2 या मैंने कैटेगरी A का जब लाइसेंस लूँगा तो उस टाइम पे मैंने ऑलरेडी मॉड्यूल पास किए होंगे, तो वही मॉड्यूल के बेस पे मेरे को कैटेगरी C के लिए कोई अलग से मॉड्यूल पास नहीं करने पड़ते हैं। या तो कैटेगरी A में मेरे पास लाइसेंस होगा, लाइसेंस है मतलब मेरे पास मॉड्यूल है, या तो मेरे पास कैटेगरी B1 का लाइसेंस होगा, लाइसेंस है मीन्स मेरे पास B1 के मॉड्यूल है, या तो मेरे पास B2 के मॉड्यूल है, लाइसेंस है, लाइसेंस है मतलब मेरे पास B2 के मॉड्यूल है। तो किसी भी एक सीरीज से उठ के, किसी भी एक कैटेगरी से उठ के A वाला भी कैटेगरी C का एमई बन सकता है, B1 वाला भी C का एमई बन सकता है, B2 वाला भी बन सकता है, लेकिन उसको अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में सर्टेन नंबर ऑफ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसीलिए याद रखना, अगर हमें कोई भी ये चीज़ पूछ ले कि कैटेगरी B3 में कितना होगा और कैटेगरी C में कितना क्वेश्चन आएगा, तो हम अचानक से कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने डिस्कस तो किया था बट हमारे माइंड पे नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ को आपको एकदम नोट डाउन कर लेना है और हमें याद रखना है कि B3 का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है अभी, और कैटेगरी C का तो कभी भी होगा भी नहीं, फ़िलहाल तो नहीं होगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बुक्स एंड द CR of the syllabus to be covered। Means to pass the module 10, we have to cover the certain number of the books, we have to cover the certain number of the CRs, we have to cover certain number of the extra materials, and in this slide we will discuss about the syllabus to be covered for the module 10. Number 1, car section 1, number 2, car section 2, and there are the 2 volume in the car section 2 that have to be discussed, that have to be covered by the ME candidate, that is the volume 1st and the volume 2nd, and after that car 66. Next one is the car 145 and car M, car 21, car 147 basic, car 147 aircraft manual, airworthiness advisory circulars. In short, these are termed as AAC, aeronautical information circulars. In short, these are termed as AIC, cap 3100 and the AME notices. तो इतनी चीज़ों को हमें पूरा कवर करना पड़ेगा इफ़ वी आर थिंकिंग टू क्रॉस दी मॉड्यूल 10। ये सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को, बट धीरे धीरे मैं सारी चीज़ों को कवर करा दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनिशियली मैं मॉड्यूल 10 से अपना वीडियोज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ, पर धीरे धीरे मैं सारे मॉड्यूल्स पे, सारे टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाऊँगा। और जो भी कमेंट पे भी अगर आप लोगों का कोई ऐसा सजेशन रहेगा, कोई पर्टिकुलर इंटरेस्टेड टॉपिक्स रहेगा जिस पे ज़्यादा लोगों का सजेशन रहेगा, उस पे भी हम नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन को कंडक्ट करेंगे। तो फ़िलहाल अभी के लिए हमें ये याद रखना है कि इसमें कौन कौन सी बुक्स को, कौन कौन सी CR को हमें कवर करना है। नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में इसी वीडियो को आगे बढ़ा के करूँगा, और उसमें हम ये जो CR हमने पढ़े कि कार सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, 66 है, 145 है, M है, 21 है, 147 बेसिक है, 147 है, या जितने भी मैं यहाँ पे नेम ले रहा हूँ उनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। एंड इन द एवरी मॉड्यूलर एग्जामिनेशन, इन द एवरी सेशन ऑफ द DGC एग्जामिनेशन, DGC is asking about the applicability of the different CR. Many candidates are not aware of the applicability of the 145. They do not know what is the difference between the car M and the car 145.
दे डू नॉट नो, they are not aware of the difference between the car 147 and the car 147 बेसिक पूरा पढ़ लिया उन्होंने, पूरा डिस्कस कर लिया, बट फिर भी उनको ये मालूम नहीं है कि इतनी जो चीज़ें बनी हैं ये क्यों बनी, और इनका अलग अलग जो CR हमने बनाया, इनका कंटेंट क्या है, इनका एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होगा, इस चीज़ के ऊपर भी हम बाद में नेक्स्ट सेशन पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतनी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहे आप मेरे को ज़रूर कमेंट्स करिएगा और आपके प्रॉब्लमों को ज़रूर सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो इन शॉर्ट आज के लिए जो भी चीज़ हमने देखा उसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। टू सर्टिफाई द एयरक्राफ्ट यू मस्ट हैव द सर्टेन क्वालिफिकेशन, you must have the certain authorization, you must have the certain privilege, and the person who is certifying the aircraft and the person who is signing the aircraft, that is known aircraft maintenance engineer। एमी ही एक ऐसा पर्सन है जो हमारे एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई कर रहा है, और एमी के जो लाइसेंस है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड है। हम डिटेल में वीडियोस बाद में उसके ऊपर बनाएंगे, और एमी बनने के लिए हमको बहुत सारे मीन्स अप टू 17 मॉड्यूल्स पास करने पड़ते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर मैं B2 का इंजीनियर बनना है तो मेरे को 17 करना पड़ेगा। वो जो टोटल नंबर ऑफ 17 है वो किस किस के लिए है, कौन सा लाइसेंस वाला, फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 13 है जैसे, उसको सिर्फ B2 वाला ही पास करता है, बाकी कैटेगरी के इंजीनियर पास नहीं करते हैं। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूल 3 कौन पास करेगा, मॉड्यूल 4 कौन सी कैटेगरी वाला करेगा, मॉड्यूल 5 कौन सा वाला करेगा। बट आपको ध्यान रखना है कि इंजीनियर बनने के लिए वी हैव टू पास द मॉड्यूल्स, एंड आउट ऑफ देम one of the module is the module 10, and in the term of the DGCA, in the term of the civil aviation, in the term of the car 66, in the term of the civil aviation industry, this module 10 is termed as a aviation legislation. Some person also called module 10 as a CAR, and the CAR stands for the civil aviation requirements. And to appear for the online examination, and to appear for the online examination, there are the different number of the questions, और कितने क्वेश्चंस वहाँ पे आएंगे और कितना टाइमिंग मिलेगा वो चीज़ हमने एक स्लाइड में डिस्कस किया था। बट जो बेसिक फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है, फॉर द एवरी क्वेश्चन यू विल बी अलॉटेड द 75 सेकेंड, and the pass marking for the AME online examination is also the 75%, and most important thing, total number of the question to be asked in any particular module that will always be in the multiple of the 4। बहुत important चीज़ है, किसी भी मॉड्यूल में जो क्वेश्चन आएगा वो 4 के मल्टीपल में आएगा। अगर आपका फ्रेंड बोले कि मैं मॉड्यूल में बैठा और 21 क्वेश्चन थे और मैं पास हो गया, मतलब झूठ बोल रहा है, उसने दिया ही नहीं है, बिकॉज उसमें 21 क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। कितना भी क्वेश्चन वो आपको बोले कि इतना क्वेश्चन आया, उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो उतने क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अगर वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन कभी भी नहीं आएंगे। और लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि हमारा जो बुक्स है, जिस सिलेबस को हम यहाँ पे कवर करेंगे वो कौन कौन सी बुक्स है। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, नेक्स्ट जो मैं ऑनलाइन सेशन यहाँ पे कंडक्ट करूँगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारे CR है, जो सिलेबस जो मैंने अभी स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, इनका एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कार 66 के अंदर क्या है, कार 145 में क्या है, कार M में क्या है, 21 में क्या है, उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। और कोई भी अगर क्यूरीज आपका रहे तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स पे मेरे को अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं, अपने डाउट्स को मेरे को बोल सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, और जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की है आप उनको ज़रूर नोट डाउन करिए, आपके काफ़ी काम आएगा।
और चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को ध्यान से नोट डाउन करिएगा। जितनी चीज़ें बताऊंगा उसके बाहर से मॉड्यूलर सिस्टम पे कुछ भी नहीं आएगा। सारे जगह का कॉन्क्लूज़न करके बताऊंगा कि मॉड्यूलर में क्या चीज़ें आती हैं और कहाँ से चीज़ों को पूछा जा सकता है। इसलिए चीज़ों को ध्यान से सुनना और उनको नोट डाउन करना। और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे कि ये जो हमारे डिफरेंट CR है, इनका हमें क्या यूज है, क्यों बना है, क्या एप्लीकेबिलिटी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय।